नमस्कार, आप सभी का आज के इस परिसंवाद में स्वागत है। आज का यह परिसंवाद पद्मा सचदेव जी पर केंद्रित है और आप सभी जानते हैं कि पद्मा जी डोगरी और हिंदी की बहुत प्रतिष्ठित रचनाकार थी। आज उनकी स्मृति में हमने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को केंद्र में रखकर बातचीत करने, उन पर विमर्श करने का एक मौका निकाला है। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय ओम गोस्वामी जी, जो डोगरी के प्रख्यात लेखक हैं, और इस सत्र में बीच वक्तव्य देने के लिए हमारे बीच साहित्य अकादमी के डोगरी परामर्श मंडल के सम्मानित सदस्य विजय वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में साहित्य अकादमी के डोगरी परामर्श मंडल के संयोजक आदरणीय मोहन सिंह जी यहाँ मौजूद हैं और सभी सत्रों के अध्यक्ष और विद्वान वक्तागण मौजूद हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर उदय नारायण सिंह जी और डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी भी आ गए हैं। मैं उनका भी साहित्य अकादमी की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ। मैं साहित्य अकादमी के सम्मानित सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूँगा कि वे आज के इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय ओम गोस्वामी जी को अंगवस्त्रम भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं श्री विजय वर्मा जी के स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं। वे आज बीज वक्तव्य देंगे। मैं आदरणीय मोहन सिंह जी के अभिनंदन और स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से। ये पूरा कार्यक्रम मोहन सिंह जी के ही दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में कर पा रहे हैं और उनकी इतनी सक्रियता है कि हम लगातार डोगरी के बहुत सारे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं शब्दों से स्वागत के लिए डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद अनुपम जी। पद्मा सचदेव जी पर केंद्रित इस परिसंवाद के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम गोस्वामी जी, डोगरी परामर्श मंडल के संयोजक आदरणीय श्री मोहन सिंह जी, विजय वक्तव्य देने के लिए पधारे श्री विजय वर्मा जी, विचार सत्रों के सम्मानित अध्यक्ष एवं विद्वान वक्तागण तथा साहित्य प्रेमियों, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। साहित्य अकादमी से पद्मा जी का बेहद लगाव था। वे जब आती थी तो उनके वत्सल व्यवहार से अकादमी का हर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था। वे मुझे भी बहुत स्नेह करती थी। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब उनकी स्मृति में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे स्वागत भाषण थोड़ा सी लंबी है, इसलिए कि पद्मा जी के लिए खास है, क्योंकि उनका मेरा पर्सनल बहुत ही नज़दीक रिश्ता। जब मैं दिल्ली आया हूँ 1993 से, डे 1 से उनके आखिरी श्वास तक हमारा इतना क्लोज रिलेशन है, मतलब फैमिली रिलेशन की तरह है। इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेऊंगा मैं, 1-2 मिनट। आप सभी जानते हैं कि पद्मा जी का प्रख्यात भारतीय कवयित्री तथा उपन्यासकार थी। वे डोगरी भाषा की प्रथम आधुनिक कवयित्री थी जो हिंदी में भी लिखती थी। पद्मा सचदेव जी का जन्म 1940 में जम्मू में हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन का शिकार बने संस्कृत के विद्वान प्रोफेसर जयदेव जी की 3 संतानों में सबसे बड़ी पद्मा जी ने अपनी शिक्षा की शुरुआत पवित्र नदी देवका के तट पर स्थित अपने पौतृक गांव पुरमंडल के प्राथमिक विद्यालय से की थी। संस्कृत विद्वानों के परिवार में जन्मी पद्मा जी को पिता ने संस्कृत श्लोक पढ़ने की कला सिखाई थी। इसलिए पद्मा जी के चंदों की लयबद्धता में संस्कृत काव्य की झलक मिलती थी। लोक कथाओं और लोक गीतों की समृद्ध वाचिक परंपरा के साथ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डोगरी के आकर्षण की पुनर्खोज ने उनके विकास को प्रेरित किया तथा उनके एक कवयित्री के रूप में उत्कृष्ट बनाया। वे मानती थी कि उनकी कविता पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उनके प्रिय डुग्गर प्रदेश के मधुर लोकगीतों से आया है। वे मानती थी कि यह उस प्रेम का प्रभाव है
जिसकी वजह से वे अपने लोगों से जुड़ी रही। यो पद्मा जी गांव से शहर ऐसे समय में आई जब दीनूभाई पंत, रामनाथ शास्त्री, अलमस्त, दीप, मधुकर तथा एस शर्मा की कविताओं को युवा लोगों द्वारा उत्सुकता से सुना तथा उत्सुकता पूर्वक पढ़ा जाता था। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी और वह इतनी प्रसिद्ध हुई कि उस कविता को आधुनिक डोगरी साहित्य की एक कालजयी कविता माना जाता है। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की दृष्टि से कल्पित यह कविता अमानवीयता और शक्ति संपन्न की संवेदनहीनता के विरुद्ध दबे कुचले और शोषित गरीबों की भावनाओं का स्वर था। इस कविता को डोगरी कविता के लगभग सभी संकलनों में शामिल किया गया है। कॉलेज के अपने प्रथम वर्ष में आप डोगरी की ऐसी प्रथम कवियत्री बनी जब उन्होंने स्थापित डोगरी कवियों के साथ मंच साझा किया और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सहित बहुत से प्रतिष्ठित श्रोताओं के सम्मुख जन्म में आयोजित कवि सम्मेलन में एक स्वरचित गीत प्रस्तुत किया। अगले सुबह वह गीत एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ। 1969 में उन्होंने अपने पहले कविता संग्रह मेरी कविता मेरे गीत के साथ राष्ट्रीय साहित्यिक परिदृश्य में पदार्पण किया। इसकी भूमिका हिंदी के प्रसिद्ध कवि रामधर सिंह दिनकर ने लिखी थी। उन्होंने लिखा, पद्मा जी की कविता सुनकर मुझे लगा कि मैं अपने कलम फेंक दूं, क्योंकि जो बातें पद्मा जी कहती है वही असली कविता है। इस पुस्तक को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बहुत सारे भारतीय भाषाओं में उस पुस्तक की अनुवाद भी हो चुकी है। बाद में नियमित अंतरालों पर उनकी कविताओं के संग्रह प्रकाशित हुई, जिनके शीर्षक सार्थक, प्रतीकात्मक और महत्वपूर्ण है। उन संग्रहों की कविताएं अपने खास मिजाज को प्रतिबिंबित करने के अलावा समय की चिंताओं को प्रदर्शित करती है। उनकी कई और पुस्तकें छिपी जो आज भी लोगों को बेहद पसंद है। पद्मा जी के साहित्य में भारतीय स्त्री के हर्ष और विषाद, मनोभावों और विपादाओं को दर्शाया गया है। यद्यपि वे स्त्रियों पर हो रहे सामाजिक अन्याय के प्रति जागरूक थी, लेकिन उनकी महिला पात्र हर समय अपनी गरिमा बनाए रखती है। उन्होंने डोगरी में कहानियां भी लिखी है, लेकिन उनके गद्य लेखन की भाषा हिंदी है। वे निरंतर अपनी भाषा, वर्तमान घटनाओं, त्योहारों तथा भारतीय स्त्रियों की समस्याओं जैसे ज्वलंत विषयों पर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लिखती रही है। डोगरी में उनकी 8 कविता संग्रह, 3 गद्य की पुस्तकें तथा हिंदी में 19 कृतियां, जिनमें कविता, साक्षात्कार, कहानियां, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण शामिल है और प्रकाशित है। इसके अलावा 11 अनुवाद की कृतियां भी हैं, जिनमें उन्होंने डोगरी से हिंदी तथा हिंदी से डोगरी, पंजाबी से हिंदी तथा हिंदी से पंजाबी, अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी ने भी परस्पर अनुवाद किया है। उनकी कई कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है। उनकी कहानियों को टेली धारावाहिकों तथा लघु फिल्मों में रूपांतरित किया गया था। उनके हिंदी और डोगरी गीतों को व्यावसायिक हिंदी सिनेमा ने भी इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने भाषा में पहला संगीत डिस्क भी दिया, जिनमें न केवल गीत बल्कि धुनें भी रची हुई है और उन्हें भारत की स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर ने स्वरबद्ध किया था। पद्मा जी को साहित्य अकादमी की महास्तर सदस्यता, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कविता के लिए कबीर सम्मान, सरस्वती सम्मान, जम्मू कश्मीर अकादमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सहित
कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। पद्मा सचदेव जी सर्वकाल संपन्न थी और उन्होंने भारतीय साहित्यिक परिदृश्य में अपने तथा डोगरी काव्य के लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। ऐसे महान साहित्यकार पर आयोजित इस परिसंवाद में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कई नए आयाम हमारा सामने खुलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः साहित्य अकादमी की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी। अपने स्वागत वक्तव्य में के श्रीनिवास राव जी ने पद्मा जी के पूरे जीवन और उनके कृतित्व के बारे में एक रूपरेखा हमारे सामने प्रस्तुत कर दी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जब वो आती थी तो उनकी जो जाफरानी खिलखिलाहट थी वो हर आदमी को बिल्कुल मोह लेती थी। और मैंने खुद महसूस किया है, मेरा एक लंबा साथ रहा पद्मा जी के साथ। जब मैं ज्ञानपीठ में था तो इनविन किताब मेरे हाथ से छपी, बाद में फिर लता दीदी भी मेरे हाथ से छपी। उनका जो एक अपनत्व तो ऐसा था कि उनके उस पास से कोई बाहर निकल नहीं पाता था और लगता था कि बने ही रहे। तो ऐसी पद्मा जी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी ने दिया है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आरंभिक वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय मोहन सिंह जी को आमंत्रित करूँगा। आप साहित्य अकादमी के डोगरी परामर्श मंडल के सम्मानित संयोजक हैं। आपका जन्म 1955 में हुआ। प्रख्यात लेखक, रंगकर्मी, अभिनेता, निर्देशक और डोगरी साहित्य में एक अलग पहचान रखने वाले व्यक्तित्व हैं। मोहन सिंह जी की पुस्तक अपनी डफली अपना राग को वर्ष 1991 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब तक विभिन्न विधाओं में आपकी 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में आपको पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया। और अभी साहित्य अकादमी से आपने कुंवर वियोगी पर एक बहुत ही सुंदर मोनोग्राफ लिखा है, जिसका अभी हमने प्रकाशन किया और बहुत चर्चा में है। बहुत आदर के साथ आदरणीय मोहन सिंह जी। रूपन जी, बहुत आपका आभार, शुक्रिया। और पहली बात यह है कि आज ये संगोष्ठी जो हो रही है पद्मा जी पे, इसका सारा श्रेय राव साहब को जाता है। मीटिंग में इन्होंने ही ये तजवीज़ किया था और ये भी कहा था कि इसको दिल्ली में किया जाए। और आज आप देख रहे हैं जिस विस्तार से इन्होंने पद्मा जी के बात की है। मैं समझता हूँ कि मेरा बहुत कुछ इन्होंने वो काम आसान भी किया है और जितनी जानकारी इन्होंने दी है, मतलब साहित्य अकादमी को उनके और भी कुछ प्रोग्राम करने चाहिए और दूसरी जगहों पे भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो पद्मा जी के जैसे अभी ये हो रहा है, इसी तरह के या कुछ और भी उसकी नेचर हो सकती है। तो ऐसा अगर आप रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें बहुत प्रसन्नता होगी और हमें ही नहीं, हमें डोगरों को ही नहीं, बाकी सब लोगों को भी ऐसा लगेगा। क्योंकि हम जिस जगह भी गए, जब भी ये कहा कि हम डोगरी में लिखते हैं, तो उन्होंने पहले कहा कि पद्मा सचदेव वाली डोगरी, पद्मा सचदेव की मार्फत हम डोगरे बाहर जाने गए और डोगरी साहित्य जाना गया। दूसरी बात ये एक और मैं ख्याल से भाई स्वागत है आपका। तो एक मैं समझता हूं कि इन दिनों साहित्य अकादमी बजट के क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होते हैं जो हम तय करते हैं, उनको करना पड़ता है, देर सवेर करना पड़ता है। एक बहुत पहले से हमारी वर्कशॉप रुकी हुई है, अनुवाद वर्कशॉप, जिसका सारा काम हो चुका है। 13 किताबें हमारे अनुवादकों ने अनुवाद कर दी हुई हैं। सिर्फ उसको अब औपचारिकता से जो अनुवाद वर्कशॉप है उसमें करना है, वो भी दिल्ली में ही आपने तजवीज़ की है। तो मुझे लगता है कि 10, 12, 15 दिन में वो कर दें। ये 6 महीने से अटका हुआ है मामला। कर दीजिए हो गया तालियां हो जाए। अच्छा, अब मैं आता हूँ इस पे। पद्मा जी की आरंभिक कविताओं में से एक कविता है राजे दियां मंडियां, जिसने डोगरी कविता में तहलका मचा कर रख दिया। जब दीनू भाई पंत जैसे सशक्त कवि लोगों को ये कहते हुए आह्वान कर रहे थे, उठ मजूरा जा किसाना तेरा बेला आया ही हो, एक परमेश्वर छड़ा डरावा ठगिया जाल बछाया ही हो। उस समय पद्मा जी ने शख्सी दौर के बने
महलों की ओर इशारा करते हुए सीधा सवाल पूछ लिया और सबको चकित कर दिया। सभी के मुंह से बेसाख्ता निकला, वाह क्या बात है, ये राजनीय मंडियां दूंगी। इस कविता ने डोगरी के दिग्गज कवियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक 16-17 साल की लड़की इतनी गहरी कविता कह सकती है, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। आज भी ये कविता पद्मा जी की श्रेष्ठ कविताओं में से एक है। बेशक पद्मा जी की डोगरी कविताएं लगभग 10 कविता संग्रहों में फैली हुई हैं, फिर भी राजनीय मंडियां कविता जैसे पद्मा जी की पहचान बन चुकी है। कविताओं के अतिरिक्त पद्मा जी ने डोगरी में एक उपन्यास और एक आत्मकथा लिखी। बिरला फाउंडेशन का सरस्वती पुरस्कार पद्मा जी को उनकी आत्मकथा पर ही मिला। डोगरी के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी में भी खूब लिखा। हिंदी में लगभग उन्होंने 12 किताबें लिखी, जिनमें संस्मरण, साक्षात्कार, उपन्यास तथा कहानी लेखन शामिल है। उन्होंने हिंदी के से डोगरी तथा डोगरी से हिंदी में कुछ एक अनुवाद भी किए हैं। उन्हें उनकी पहली किताब मेरी कविता मेरे गीत के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तब उनकी उम्र मात्र 31 वर्ष थी। 1971 में मिलने वाला ये पुरस्कार डोगरी भाषा के लिए दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार था। पहला पुरस्कार 1970 में नरेंद्र खजूरिया को उनके कहानी संग्रह नीला अंबर काले बादल पर मरणोपरांत मिला। मात्र 31 वर्ष की उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने के बाद पद्मा जी ने साहित्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपना पूरा जीवन साहित्य के लिए समर्पित कर दिया और खूब लिखा। केवल लिखा ही नहीं, साहित्य को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। डोगरी के साहित्यिक पायदान पर सदा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान सुनिश्चित बनाए रखा। वास्तव में देखा जाए तो पद्मा जी का समस्त जीवन ही संघर्ष से गुजरा है। मात्र 7 वर्ष की आयु में सर से बाप का छाया उठ गया। शादी हुई तो लाइलाज बीमारी के ने घेर लिया। आखिर इच्छा शक्ति काम आई और नए सिरे से जीवन संघर्ष शुरू हुआ। कुछ मेहरबान चिंतकों के कारण नौकरी छूटी, फिर जम्मू भी छूट गया। दिल्ली को कर्मस्थली बनाना पड़ा। जम्मू छूटा तो पद्मा जी ने जम्मू को अपने हृदय में यूं समेटा कि फिर अंत तक समाये रखा। देश विदेश घूमी मगर जम्मू साथ साथ रहा और साथ साथ ही मातृभाषा रही डोगरी। दिल्ली, मुंबई, फिर दिल्ली और अंततः फिर मुंबई। परंतु इस बीच साल में एक आध बार उनका जम्मू आना भी होता ही था। जम्मू का घर उनका मायका था। जम्मू आती तो कोई न कोई कार्यक्रम भी होता। ऐसे ही एक कार्यक्रम में मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई थी। ये कार्यक्रम उनके अपने घर यानी अपने भाइयों के कर्णगढ़ में नया मकान बनाने के उपलक्ष्य में घर पर ही एक कवि गोष्ठी के रूप में रखा था। उस गोष्ठी में मैंने अपनी नई रचना घड़ी के कुछ अंश सुनाए थे, जिन्हें सुनकर पद्मा जी बहुत प्रभावित हुई थी और उसी समय उन्होंने उसे अनुदित करने की इच्छा प्रकट की थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मगर मेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा था कि बात महफिल से आगे ना जा सकी। मेरा नाटक काला सूरज छपने को था और मैं जम्मू कश्मीर साहित्य अकादमी की कार्यशैली तथा डोगरी के प्रति उनके नकारात्मक रवैये को लेकर उस समय के सचिव मोहम्मद यूसुफ टैंग से बढ़ गया था। पुस्तक की भूमिका लिखने वाले थे जितेंद्र शर्मा, नाटक तथा रंगमंच के बेहतरीन कलाकार और जम्मू कश्मीर अकादमी के उप सचिव। मेरा सचिव से भिड़ना था कि शर्मा साहब सकपका गए, फिर घबराए और मुझे पांडुलिपि लौटाते हुए क्षमा याचना की। बस इतना ही कहा, नहीं लिख पाऊंगा। मैं पशुपेश में था, क्या करूं। तब पद्मा जी जम्मू आई हुई थी। मेरी बात सुनी, पांडुलिपि ली, भूमिका लिखी और वही नाटक अनुदित कर समकालीन भारतीय साहित्य में छपवाया। कई लोगों से उसकी चर्चा की और मुझे रातों रात एक बड़ा नाटककार बना दिया। ऐसा उन्होंने मेरे साथ ही नहीं किया, डोगरी के हर उस लेखक के साथ किया जिसमें उनको प्रतिभा की झलक दिखाई दी। यही नहीं, अपने कट्टर निंदकों को भी सम्मान दिया और उनके नाम
उनके काम संवारे। इस बात को सभी डोगरी के लेखक जानते हैं कि पद्मा जी ने डोगरी लेखकों के बारे पत्र पत्रिकाओं में आलेख लिख व्यापक पैमाने में देश के दूसरे लोगों से उनकी पहचान करवाई। डोगरी के गीत देश दुनिया की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर से गवाकर डोगरी को देश विदेशों में पहुंचाया। ऐसा काम कोई साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हम नुक्कड़ मंच के साथियों ने जब गांव गांव गली चौराहे में नुक्कड़ नाटक करना शुरू किए तो पद्मा जी ने हमारा खूब उत्साह बढ़ाया और हर महफिल में इस बात की चर्चा की। राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में आलेख लिखे। इतना ही नहीं, वो जब भी कभी जम्मू आती तो पूछती, इन दिनों कहाँ कर रहे हो, मैं आना चाहती हूँ। फिर बताए हुए स्थान पर आती और दर्शकों की भीड़ का हिस्सा बन जाती। संभवतः वो जान गई थी कि ये नुक्कड़ नाटक एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। उनका सोचना गलत ना था, आखिरकार वही हुआ। डोगरी संघर्ष मोर्चा के रूप में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो ही गई। डोगरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल करवाने का आंदोलन उस संघर्ष मोर्चा जम्मू में था। हम सब लोग संभाले हुए थे, मगर जम्मू के बाहर पद्मा जी ने ही उस मोर्चे को संभाल रखा था। आखिरकार जीत हमारी हुई और हमारी भाषा को सम्मान मिला। इस बात को सब लोग जानते हैं। पद्मा जी के अंदर मैत्री भाव फूट कर भरा हुआ था। वो हर किसी को अपना बनाने की कला में निपुण थी। यही कारण था कि उनके घर दिग्गज साहित्यकारों कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। रंगमंच की दुनिया का बड़ा नाम सत्यदेव दुबे, उनसे मेरा मिलना पद्मा जी के निवास स्थान पर दिल्ली में हुआ। वहीं पर मुझे धर्मवीर भारती जी से भी दर्शन हुए करने का अवसर मिला। कन्हैयालाल नंदन जी से भी मेरी इन्हीं के घर में मिलना हुआ, घर में मुलाकात। जब इन्हीं के घर मेरी मुलाकात त्रिलोचन शास्त्री जी से हुई तो उन दिनों पद्मा जी शास्त्री जी का साक्षात्कार कर रही थी। इसी बहाने शास्त्री जी से मेरी भी खूब बातें हुई। मैं शास्त्री जी के को नीचे छोड़ने आया था, परंतु नीचे आने के बाद भी शास्त्री जी मुझसे बातें करने में मसरूफ ये भूल चुके थे कि उनको देर हो रही है, उनको जाना है। ऐसे सादा लोग ही संत कहलाते हैं। पद्मा जी ने शिशरात्रि का अनुराग नाम से साहित्य अकादमी के लिए कोरियाई जो कविताओं का हिंदी अनुवाद किया है। उसमें से एक कविता का हवाला मैं यहाँ देना चाहता हूँ। कविता 16वीं शताब्दी में हुए चोर द्वारा लिखी गई है। कमल पत्तों पर गिरी पानी की बूंदें, अपने होने का निशान छोड़ा ना कोई, काश मेरा मन भी यूं बेदाग होता। पद्मा जी ने भी सदा यही अभिलाषा की और अपने मन को दागदार होने से बचाती रही। कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि उन्होंने उसके लिए क्या किया। इस बात की उन्हें कभी कोई चिंता नहीं रही। चिंता रही तो केवल अपने जम्मू की, अपनी भाषा डोगरी की। कि उन्हें चिंता भी रही और गर्व भी। इन्हीं पर रहा और हर स्थान पर, हर अवसर पर यही कहती रही, डोगरी या भाषा मेरी डोगरी या माँ, डोगरी च लिखा गीत डोगरी च गान। पद्मा जी ने अपनी भाषा डोगरी को लेकर बहुत कुछ लिखा है। ऐसी ही एक रुबाई है जिसकी दिव्य योजना अद्भुत है। प्रतीक ऐसे की एकदम दिल छू लेते हैं। दिन निकलिया जहाँ समाधि जोगिया ने बोली है, संज टल दी आई जान लंगी गई कोई बोली है, कोल कोई कूकी है जाकर नयाना अस्या, बोलदा लंगी गया कोई डोगरी नहीं बोली है। निज भाषा को लेकर बहुत से कवियों ने, विचारकों ने तथा विद्वानों ने लिखा है, परंतु ऐसा अछूता विचार, ऐसी कोमल भावना, ऐसे सुंदर बिंब तथा प्रतीक जो पद्मा जी की इस रुबाई या चुमौके में है, मैंने आज तक दूसरी किसी रचना में नहीं देखे। वास्तव में पद्मा जी अपनी भाषा के प्रति इतनी संवेदनशील थी कि उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता था। अपने आप में साख्ता उनके दिल में पलते ये भाव किसी गीत, नज्म या रुबाई मौके की सूरत में
निकल आते थे जो हर किसी के दिल में उतरने की क्षमता रखते थे। धन्यवाद। आदरणीय मोहन सिंह जी ने बहुत आत्मीयता के साथ अपना वक्तव्य दिया और ये बताया कि पद्मा जी का डोगरी और भारतीय साहित्य में कितना बड़ा अवदान है। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है, जैसा अभी आपने कहा कि एक भाषा का और एक लेखक का ऐसा संबंध कि दोनों से एक दूसरे की पहचान बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है और ये पद्मा जी ने ऐसा संभव किया। मैं बहुत आदर व्यक्त करता हूँ मोहन सिंह जी के इस वक्तव्य के लिए। मैं अब बीच वक्तव्य के लिए आमंत्रित करूंगा श्री विजय वर्मा जी को। आप प्रख्यात डोगरी कवि, लेखक, अनुवादक और प्रसारक हैं। आपका जन्म 1962 में जम्मू के सेरी पंडिता में हुआ। आपने बीए और बीकॉम की उपाधियां प्राप्त की। श्री विजय वर्मा जी डोगरी के वरिष्ठ समाचार वाचक, अनुवादक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल लेवल से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा विभाग के डोगरी न्यूज यूनिट के प्रभारी भी रह चुके हैं। आदरणीय श्री विजय वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। सबसे पहले तो पद्मा सचदेव व्यक्तित्व कृतित्व परिसंवाद के लिए जो मेरा चयन किया गया है, मैं आदरयोग सचिव महोदय राव साहब और परामर्श मंडल के सर्वे सर्वा पद्मश्री मोहन सिंह जी और समस्त लोगों का बड़ा आभारी हूँ। और आदरणीय मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर ओम गोस्वामी जी की मार्फत मैं जो लिख रहा हूँ, उनका आशीर्वाद है। देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी धर्मपत्नी भी बैठी हुई है तो इसलिए सबसे बड़ा आभार साहित्य अकेडमी का। और काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं बड़ा आदर के साथ डॉक्टर राव और श्री मोहन सिंह जी का आभारी हूँ कि काफ़ी विस्तार से अलग अलग ढंग से बातें हो गई हैं। मैं संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहूँगा, थोड़ा हटकर। विश्व पटल पर साहित्य में कवियत्रियों की चर्चा में अमेरिका से एमिली डिकिंसन, यूरोप से एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग एवं रूस से बेरा पावलोवा जैसे नाम होंगे। और भारतीय भाषाओं के पटल पर जब सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी एवं अमृता प्रीतम की बात आएगी तो एक नाम इन्हीं के साथ बड़े आदर के साथ लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से दुग्गर की बेटी परम आदर योग पद्मश्री पद्मा सचदेव जी का, जिन्होंने डुग्गर संस्कृति और डोगरी को देश विदेश में एक सफ़ीर राजदूत बनकर पहुंचाया है। अपनी कविता, कथा, साहित्य, अनुवाद, गीतों के माध्यम से करीब 100 के आसपास पुस्तकों के माध्यम से 9वीं कक्षा से काव्य से जुड़ी कवित्री रेडियो कश्मीर जम्मू, आकाशवाणी दिल्ली, विविध भारती मुंबई एवं BBC लंदन तक डोगरी को पहुंचाने, प्रचार प्रसार करने में लगी रही। तब से जब से डोगरी सीमित क्षेत्र तक प्रचारित थी। परिसंवाद का एक विषय पद्मा जी का कृतित्व, रचना संसार की चर्चा पत्रवाचक विस्तार से करेंगे जैसे पहले हुई है। परत दर परत उनके विभिन्न विधाओं, अनुवाद एवं उनकी बहुआयामी रचना सृष्टि की चर्चा होगी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे शायद उनके व्यक्तित्व से जुड़े होने के कारण ये मौका मिला है, जिसके लिए मैं सच में परामर्श मंडल के संयोजक और साहित्य अकेडमी का आभारी हूँ। अद्भुत अनुभव रहा पद्मा जी के साथ दिल्ली में रहना मार्फत डॉक्टर ओम गोस्वामी जी के दुनिया के स्तर पर और भारतीय भाषाओं के स्तर पर, खासकर उर्दू में कहा जाता है कि मैंने फिराक को देखा है। बड़े गौरव के साथ कहा जाता है कि मैंने फिराक को देखा है। इसी सिलसिले में मैं डोगरी एवं हिंदी के संदर्भ में फख्र के साथ कह रहा हूँ, हाँ, मैंने पद्मा सचदेव को देखा है। मुझे उनका सानिध्य एवं आशीर्वाद मिला है। यही आधार है मुझे उनके व्यक्तित्व के बारे में बोलने का। यूं कहिए बकौल निदा फाजली साहब, हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा।
मैं ही कश्ती हूं मुझ में है समुंदर मेरा। वाह वाह वाह। हिंदी की कालजयी रचना के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के शब्दों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पहचान सकती हैं कि कौन अनुभव की बात कर रहा है और कौन हाँक रहा है। ये बात पद्मा जी के साथ रहकर स्वयं अनुभव की है। वो काम वाली बाई से लेकर दुनिया की शीर्ष शख्सियतों के अनुभव रखती थी। संस्कृति हो या सत्ता, सबके साथ डटकर अपनी बात कहने में वो माहिर थी, चाहे राजनीति हो या कहीं भी। पद्मा सचदेव जी की रचना प्रगतिशीलता का रचना कर्म है, जो राजेदियाँ मंडियाँ से शुरू होकर आगे हिंदी तक भी पहुँचता है। जैसे किसी ने खूब कहा है, सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू है कि बरसात तेज हो। वाह वाह वाह। अभी तो डोगरी लेखकों और कवित्रों का एक काफिला है, परंतु ये पहली अग्रणी कवित्री हैं जिन्होंने डोगरी को और डोगरी संस्कृति को, डोगरा संस्कृति विश्व पटल तक पहुंचाया और प्रचार किया। पद्मा सचदेव जी के जीवन के 30 वर्ष और मेरी आधी उम्र उनके मार्गदर्शन एवं सानिध्य में गुजरी और अब कमी खलती है। असल में पद्मा सचदेव जी के साथ पिछली सदी से शुरू होकर नई सदी तक की यात्रा की। मोटे तौर पर हमारी संगत 3 दशक की रही। मैं अनुभव करता हूं कि उनके साथ मैंने त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग 3 युग जिए हैं। त्रेता युग में उन्हें मैंने अनुशासन, मर्यादा में रिश्तों को सहजने, संवारने और निभाने में महसूस किया। लोग रिश्ते निभाते हैं, वो रिश्तों को पालती थी। लोग रिश्ते निभाते हैं, वो रिश्ते पालती थी। द्वापर युग में जैसे संघर्ष, कमर कसना और जिद के साथ भिड़ जाना एवं श्री कृष्ण अनुसार जीवन को उत्सव रूप में जीना। वाह। मेरा सौभाग्य था कि जिस कवित्री को मिलने के लिए महीनों इंतजार करते थे लोग, मुझे कविताएं खुद सुनने सुनाने का मौका मिला। मुझे बड़े बड़े लेखकों से मिलाती तो प्रशंसा के पुल बांधती। ये खबरें पढ़ता है, इसकी भाषा बहुत अच्छी है, ये लिखता बहुत अच्छा है। साहित्य अकादमी का पुरस्कार मुझे 23 में मिला, लेकिन मैं हर मुलाकात में उस क्षण पुरस्कृत महसूस करता था जब वो ऐसा परिचय देकर मुझे मुलाकात करता। वाह। कलयुग भी एक दशक अनुभव किया जब पद्मा जी इस युग के प्रपंचों से रूबरू होती और कहती कि दान की भांति एक हाथ क्या कर रहा है दूसरे हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। सो मैं गांव से आया हुआ युवक बड़े शहर की भीड़ में खो न जाऊं, वो मार्गदर्शक, बुआ, माँ जैसे मेरा ध्यान रखती और शायद मुझे, मेरे परिवार को दिल्ली भी जम्मू ही दिखती थी। मेरी मलंगी पर पहरा लगाना हो तो मेरी पत्नी के माध्यम से लगाती, बच्चों को दादी माँ का पूरा स्नेह लुटाती। ये सब उनके व्यक्तित्व की झलकियाँ हैं जो युगों के माध्यम से मैंने बयान की हैं। उन्होंने स्वयं संघर्ष और जीत की व्याख्या उत्तर वाहिनी में की है। ममता के साथ सख्ती, परिवार की मुखिया वाली भूमिका उनमें गजब रही। हमारी चर्चा वाद विवाद भी होता। वह कहती, जिसी पन्नना नहीं उसी जजरा नहीं करना। रिश्तों की परिभाषा थी कि ये डोगरी का मुहावरा है कि जिसे तोड़ना नहीं है उसे नरम भी नहीं करना है। रिश्तों को लेकर उनका विचार था। आखिर वह मेरी इस बात से भी सहमत होती कि सोनी तो कच्चे घड़े के चक्कर में डूब गई, हमें कच्चे घड़े की संगत से तौबा करनी चाहिए। कच्चा घड़ा साथ नहीं रखना। बात तो है। वो मुतासर होती कि ये फलसफा ठीक है, अब सोनी को नहीं डूबने देना। असल में उनके जीवन में देश बंटवारे की त्रासदी, फिर जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई के पड़ाव रहे
परंतु जीवन के यदि दो भाग किए जाएं तो पहला भाग जीवन उन्होंने हालात स्थिति स्वीकारते हुए जिया, गंभीर बीमारी के कालखंड तक, और उसके बाद जीवन को अपनी शर्तों पर जिया, यानी उन्हें नहीं, इस भाग में शर्तें जीवन को कबूल करनी पड़ी। मुझे लगता है बाकी विस्तार चर्चा पत्रवाच्य कवच करेंगे। पद्मा सचदेव जी ने डोगरी भाषा संस्कृति को सर्वप्रथम देश विदेश तक पहुंचाया। हम ऋणी हैं, उनके नमन है उनको। अंत में मैं फहमी बदायूनी साहब का एक शेर याद कर रहा हूं कि फूलों को सुर्खी देने में पत्ते पीले पड़ जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय वर्मा जी। आपने वर्मा जी के व्यक्तित्व और उनके जो उनका व्यवहार था उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से चर्चा की और अपने कुछ निजी संस्मरण भी सुनाए। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके प्रति। और अब मैं आज के उद्घाटन सत्र के सम्मानित अध्यक्ष डोगरी के प्रख्यात लेखक ओम गोस्वामी जी को आमंत्रित करूंगा। आप सभी उनसे परिचित हैं, फिर भी बहुत संक्षेप में आपका परिचय करवा देता हूं। लेखन, संपादन, शोध और चित्रकला आपकी अभिरुचि के क्षेत्र हैं। 150 से अधिक मौलिक और संपादित पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें साहित्य अकादमी दिल्ली के 3 पुरस्कार यानी मुख्य पुरस्कार डोगरी कहानी संग्रह सुन्ने दी चिड़ी वर्ष 1986 के लिए, मलयालम उपन्यास अग्निसाक्षी के डोगरी अनुवाद पर वर्ष 2001 का पुरस्कृत अनुवाद पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार आपको 2016 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वर्ष 1986 में निबंध संग्रह दायित्व पर, और जम्मू कश्मीर राज्य की कला संस्कृति तथा भाषा अकादमी द्वारा भिन्न भिन्न पुस्तकों पर 4 बार पुरस्कार। जम्मू कश्मीर सरकार से आपको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। अभी आप डोगरी भाषा साहित्य और संस्कृति पर गहन शोध कर रहे हैं, आत्मकथा लेखन कर रहे हैं और विभिन्न विषयों पर अपनी पुस्तकों की पांडुलिपियां तैयार कर रहे हैं। हम बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं आदरणीय ओम गोस्वामी जी को। मैं बड़ा भारी महसूस करता हूँ स्वयं को कि मुझे लगभग 20 साल के बाद साहित्य अकादमी के मंच पर बुलाया गया है। इसके लिए मैं सचिव जी का और अपने कन्वीनर मोहन सिंह जी का बड़ा आभारी हूँ। मुझे साहित्य अकादमी में सबसे पहले, मैं कॉलेज में पढ़ता था, साइंस कॉलेज में जम्मू में, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में। तो सबसे पहले मुझे साहित्य अकादमी के सचिव थे प्रभाकर माचवे जी। वो श्रीनगर गए हुए थे, वहाँ से लौटते हुए जम्मू में आए। जम्मू में वो डोगरी संस्था में शास्त्री जी से मिले। हमारे सबसे जो बड़े लेखक थे वो शास्त्री जी थे, रामनाथ शास्त्री। गोष्ठी हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक साहित्य अकादमी की ओर से युवा कवियों का एक सम्मेलन कर रहा, मुशायरा कर रहा हूँ साहित्य अकादमी दिल्ली में। तो बताइए कौन किसको ले? मैंने कहा ये लड़का है, इसको ले जाओ, ये बहुत अच्छी कविता लिखता है। तो मुझे बुलाया गया और यहाँ पर जो कमरा है साथ वाला, जहाँ पर वो पहले सचिव थे चौधरी साहब बैठते थे, तो तमाम पर हमारा सम्मेलन हुआ। और उसके बाद बहुत कृपा रही प्रभाकर माचवे जी की, आते रहे। उसके बाद साहित्य अकादमी का यही चरित्र था कि आज चिट्ठी लिखिए, तीसरे दिन आपको उत्तर आता था, तो निश्चय ही आएगा। आज लेटर लिखिए, आप किसी भी विषय पर लिखिए। कमाल था। मैंने कहा ये ऐसा विभाग तो हमने आज तक देखा नहीं है। जोड़ लिया उन्होंने हमें, और मैं लगातार सचिव कन्वीनर भी रहा डोगरी का। मैं 2002 में शायद बाहर हुआ। मोहन सिंह जी, मेरी भी बहुत से लेखकों से मुलाकात हुई पद्मा जी के घर में। एक बार मैं जैसे ही उनके घर में पहुंचा, यहाँ पर था विधवा घर, उनका घर यहाँ पर ही बंगाली मार्केट। तो 10 मिनट हुए, उन्होंने जाकर खुद चाय वाय बनाई मेरे लिए। जब भी दस्तक हुई दरवाजे पर, तो दरवाज़ा खोला, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आ गए।
हमारे हाथ फूल के कहे क्या हो गया। वो आए बोले ऐसा है पद्मा, मैं तुझे अपनी कविताएं सुनाई हैं, प्रधानमंत्री कह रहा है और मैं साथ बैठा हूँ। उन्होंने बोले ये मेरा भाई है और आप बैठिए। और उन्होंने 3-4 अपनी कविताएं सुनाई। उस समय उनका पुस्तक छपी नहीं थी। बहुत से लोग, उनका बहुत अच्छा एक केंद्र था जहाँ पर बहुत से उर्दू के, हिंदी के और अन्य भाषाओं के लेखक आते थे, मिलते थे और बड़ा करते थे। पंजाबी की लेखिका अमृता प्रीतम से भी उन्हीं के माध्यम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा, फ़ोन किया, पद्मा क्या कर रही है? उन्होंने कहा मैं बैठी हूँ, मेरा भाई आया है, जम्मू का लेखक है ओम गोस्वामी, मैं मिलना चाहती हूँ इससे। मुझे उसने बताया था, चंदन ने बताया था। चंदन ने भी एक लेखिका है पंजाबी की, तो उसको मेरे पास लेकर आ। मैं नहीं आऊँगी, उसे तेरे पास मैं भेजती हूँ। कार ली, मुझे भेजा, वहाँ पर मेरे उससे मुलाकात हुई। ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत बड़ा क्षेत्र था पद्मा जी का, जिसे जानने की आवश्यकता भी है। मैंने अपना जो स्टेटमेंट लिखा, वक्तव्य लिखा है, थोड़ा छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ पहलू उनके कवर करने की कोशिश करूँगा। इसको मैंने थोड़े से में बांटा है उप शीर्षक में। पहला भूमिका से शुरू करूँगा। इसका मैंने अपने वक्तव्य का नाम रखा है युग परिवर्तक शख्सियत पद्मा सचदेव। भूमिका: सीमांत क्षेत्र के 2 देशों और 3 राज्यों के निश्चित परिधि क्षेत्र में डोगरी भाषा का प्रचलन है। ये तमाम क्षेत्र विभिन्न विचारधाराओं से परिचित और आप्लावित दिखाई पड़ता है। ऐसे में जब पद्मा सचदेव सरीखी विरल प्रतिभा का आगमन होता है तो ये विचारधारा के विभिन्न घटकों को एक सूत्र में पिरोने का कारण बन जाता है। मातृभाषा के प्रचार प्रसार हेतु निर्मित डोगरी गीतों के प्रथम रिकॉर्ड के गीत उन्होंने स्वर कोकिला लता जी से गंवाए थे। ऐसा ही ये एक सूत्र बना रिकॉर्ड। डोगरी भाषी तमाम क्षेत्रों, पर्वतों, ऊसर मैदानी पट्टियों, तलहटियों और जल संचित मैदानी इलाकों में इन गीतों की धूम धड़क एवं गूंज अनुगूंज आज भी सुनी जाती है। पद्मा सचदेव भारतीय साहित्य के वट वृक्ष गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की समानता तो नहीं करती, किंतु डोगरी काव्य की गीत विधा में पद्मा जी के योगदान का अमिट प्रभाव बंगाली साहित्य में गुरुदेव के अमर प्रभाव से समानता अवश्य रखता है। हम बेधड़क गुरुदेव के कोमलकांत गीतों की धड़कन पद्मा जी के हृदय स्पर्शी गीतों में अनुभव कर सकते हैं। रविंद्रनाथ जी के गीतों का और तमाम जो काम था, इसका बड़ा प्रभाव डोगरी लेखकों पर हुआ, जिनमें मधुकर भी थे और लोग भी थे। कारण यह था कि उनकी पुस्तकें बहुत पहले जम्मू कश्मीर के एक आदमी ने अनुवादित करके डोगरी में छापी थी और सब तमाम लोगों ने पढ़ी थी, बड़ी चर्चा थी उनकी, और पद्मा जी उनके प्रभाव में थी। बहन पद्मा जी से पूर्व डोगरी साहित्य में जो कवित्रियाँ हो चुकी हैं, वे मूलतः लोकमानस की परंपराओं को अपने शब्दों में ढाल कर उनके निर्वहन का प्रयास करती हैं रही। पद्मा सचदेव लोक जीवन से जुड़ी होकर भी साहित्य के पालने में उभरने वाली प्रथम कवियत्री थीं, जिन्होंने काव्य के श्रेष्ठ नमूने डोगरी भाषा में प्रस्तुत किए। डोगरी में आधुनिक युग की प्रथम कवियत्री होने का श्रेय पाने वाली पद्मा जी आगे के समय की कवित्रियों का आदर्श बनी। उनका अस्तित्व डोगरी के युवा लेखकों के लिए प्रकाश स्तंभ सिद्ध हुआ। उनकी रचनाशीलता ने कवियों को युवा पीढ़ी को प्रेरित और प्रभावित किया। अपने वक्तव्य को आगे कांच पढ़ने से पहले मैं पद्मा जी से फ़ोन पर हुई एक वार्ता का जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, नेचर ने कुछ ऐसा किया कि मुझे इस जगह पर बिठाया कि जहाँ पर तमाम डोगरी लेखकों से, बहुत से हिंदी लेखकों से मेरा पहचान थी और फ़ोन पर वार्ता थी। मेरी कमज़ोरी ये थी कि मैं जब भी फ़ोन पर बात करता तो सारी बात मैं लिखता था, वो क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, साथ साथ नोट करता था उसमें शॉर्ट हैंड में। पद्मा जी से मेरे फ़ोन पर जितनी वार्ता हुई कई वर्षों तक, वो सारी मैंने लिखी है मेरी लाइफ फाइलों में। वेदराही जी से मेरी जितनी बातें हुई हैं फ़ोन पर, वो दर्जनों हैं, वो सारी डिटेल में साहित्य पर चर्चा हो रही है, फिर क्या है साहित्य, कैसे होना चाहिए, कौन कैसा लिख रहा है, वो सब मैंने।
मुझे ये आदत थी, तो उससे मैं क्या किया कि पद्मा जी से फ़ोन पर जो मेरी बात हुई वह एक फ़ोन उनको सुनाऊंगा। संभवतः ये वर्ष 2001 की बात है। भारत सरकार के पद्म पुरस्कारों की घोषणा होने पर मैंने पद्मा जी को मुबारक कहने के लिए फ़ोन घुमाया। उन्हें बहुत से लोगों के संदेश आ रहे होंगे, लाइन व्यस्त थी, इसलिए मेरा फ़ोन लग नहीं पा रहा था। कुछ ठहर कर दोबारा प्रयत्न करने की सोच कर जैसे ही फ़ोन रखा, उधर से फ़ोन आ गया। फिर मेरी बात सुने बिना बोली, ओम तुम्हारी शुभकामनाएं सदा मेरे साथ है। मुझे मिला पुरस्कार तमाम डोगरी वालों का सम्मान है, मुझे अकेली का नहीं। हंसते हुए मैंने कहा, आप तो जन्मजात पद्मा हैं, आपको पद्मश्री का मिलना स्वतः उचित ही है। उस ओर जोर का ठहाका उठा। वे बोली, मुझे इससे भी अधिक खुशी तब होगी जब संविधान की 8वीं धारा में डोगरी को शामिल कर लिया जाएगा। वह घड़ी आने तक मेरे अस्तित्व का मतलब ही क्या है। मैंने कहा, आपके प्रयत्नों और नेतृत्व पर हमें पूरा यकीन है। वे बोली, ओम संघर्ष ही मेरे जीवन का निचोड़ है। मैं चाहती हूँ लोग मुझे पद्मश्री के बजाय संघर्षश्री के नाम से जाने। क्या बात। पद्मा जी का समस्त जीवन संघर्षों की एक समांतर रेखा के समान है। उनकी तमाम हिंदी कहानियों के पात्र भी संघर्ष की राह चुनने वाले जीवंत पात्र हैं। जीवन के उतार चढ़ावों से निकली लेखन की प्रतिभा, ये अगला मेरा उसका शीर्षक है, उनके संघर्षों के बारे में। जीवन के आरंभिक वर्षों में पद्मा जी के संग जो हादसा हो गुजरा था, संभवतः उसी ने उनमें कविता का बीज वपन किया था। उस हादसे ने अपक्वावस्था के मनोभावों को झिंझोर डाला था। वर्ष 1948 में की अनहोनी घटना में उनके पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण उन्हें परिवार सहित अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों पर चिंतन की आदत डाल दी थी। संकट की बेला में परिवार की नैया किस जगह लगेगी, नीति में क्या बंधा है, जीवन को किसका आश्रय मिलेगा, जिस जालिम दुनिया ने उनके सबसे प्यारे पिता रूपी सिर के छत्र को छीन लिया है, वह उन्हें कैसे जीने देगी। उम्र के से पहले उपजे ऐसे चिंताजनक गंभीर प्रश्न उनके बाल मानस में कोहराम मचाए रहते थे। नैतिक और अस्तित्व से संबद्ध यही प्रश्न आगे चलकर कविता के रूप में अभिव्यक्त होने लगे। पिताश्री मीरपुर कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक थे। उन्हीं दिनों रियासत जम्मू कश्मीर पर कबायलियों का आक्रमण हुआ। प्रोफेसर साहब मीरपुर से सुरक्षित निकलने के लिए जम्मू की बस में फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। जब भी रास्ते में लुटेरे जिहादियों की एक गोली वे एक शिकार हो गए। ये भी कहा जाता है कि कबायली आक्रमण का शिकार होने वाले वे प्रथम शख्स थे। पद्मा जी के पिता पंडित जयदेव बड़ू एक विद्वान एवं सज्जन पुरुष थे। कला और साहित्य में उनकी गहन अभिरुचि सर्व ज्ञान है। 1940 ईस्वी में उन्होंने तीर्थ स्थल अपने गांव पुरमंडल में महंत महादेव गिरी के आग्रह पर मंचित शिवलीला नाटक जय पराजय में घंटेश्वर की भूमिका अदा की थी। उनके पिता भी बहुत बड़े विद्वान थे, कला मर्मज्ञ थे, संस्कृत के जानने वाले थे। जब वहाँ पर नाटक करना था जय पराजय, तो उसमें यह था कि कुछ संस्कृत के श्लोक आएंगे तो घंटेश्वर नाम का पात्र बोलेगा, उसमें कालिदास से और थे पात्र, तो वो कैसे, इसलिए उनका वो चयन किया गया। बिटिया को श्रेष्ठ सनातनी संस्कार देते हुए उन्होंने उसे दर्जनों श्लोक कंठस्थ करवा रखे थे, जिनका वह प्रतिदिन पाठ किया करती। पिता पुत्री के स्नेह में गुरु और मित्र का भाव निहित था। पिता के न रहने से जीवन मानो निराशित हो गया था। सादा और सरल चित्त माता ने अपने तीनों बच्चों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया, किंतु हाथ तंग था। दुनियावी सरोकारों के चिंतन से जो भावोश्वास निश्चित हुए, उन्होंने कविता के रूप में परिणति पाई। पद्मा जी को इस सूक्ष्म सोच का परिणाम था कि उन्होंने लोक परंपरा के गीतों में परिवर्धन और संशोधन आरंभ कर दिया। उसके पश्चात स्वरचित कविताओं की डगर थाम ली। कवित्री की कविताओं का संसार रम से ही सूक्ष्म था, जो धीरे धीरे सूक्ष्मतर होता गया। डुग्गर की भूमि पर स्थित भौगोलिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों यथा त्रिकूट पर्वत, पुरमंडल, उत्तरवाहिनी तथा दर्जनों अन्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक चिन्हों के समुचित विवेचन द्वारा मनोभावों को उन्होंने काव्य रूप में ढालने का प्रयास किया। एक दूसरा हादसा जिसने उन्हें पूर्णतया झंझोर डाला, वह उनकी युवावस्था के
दहलीज पर घटित हुआ था। कच्ची उम्र का प्रेम शीघ्र ही एक छल सिद्ध हुआ। विवाह ही वह हादसा था जिसकी परिणति तलाक में हुई। विवाह असफल हो जाए तो रूढ़िवादी समाज में वह कांड हो जाता है। अनिश्चय भरे उन दिनों में उन्हें सरदार सुंदर सिंह सरीखे श्रेष्ठ व्यक्ति और संगीत जगत की नामवर हस्ती का साथ मिला। ऐसे में जीवन एक बार की गुलिस्तां में बदल गया। चिंताएं मिट गईं, बहारें लौट आईं। अपक्व बुद्धि वाले उस दौर में के हादसे ने पद्मा जी को दुनियावी तौर पर पक्व जरूर बना दिया। रोमानी उम्र के धचके ने जीवन के गांधीर्य का ही असत परिभाषा भी समझा दी। बहन पद्मा की कविता में उभरने वाले छायावादी स्वरों के साथ साथ जीवन का कटु यथार्थ भी समान रूप से झलकने लगा। ये तथ्य उन्हें हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा के समकक्ष ला खड़ा करता है। पद्मा जी की कविता की विशेषता ये है कि उनकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति में पर्वतों, बादलों, शीतल हवाओं और सुगंधित पुष्पों की महक रची हुई है। कविता के अलावा उनकी कहानियों के पात्र और उपन्यासों के कथानक उनके देखे भाले हैं। अनुभूत यथार्थ से उनका निकट का नाता है। महत्तर साहित्यिक योगदान से महत्तर सम्मान तक। समकालीन भारतीय साहित्य में पद्मा सचदेव का नाम एक विशिष्ट पहचान बन चुका है। ये सच्ची बात है। मोहन सिंह जी ने कहा, और मेरा भी आपसे आग्रह है सचिव महोदय, कि अगर हो सके तो पद्मा का नाम ही है, इस हमारे डोगरी भाषा में उत्तर भारत में बहुत ही चमकता सितारा है। और जगहों पर भी इनके प्रोग्राम दिखाइए ताकि लोग जान सकें कि पद्मा जी का जो योगदान है वो किस लेवल का है। बहुत अच्छा रहेगा। मैं इनके पूरा समर्थन करता हूँ मोहन जी के इस विचार का। समकालीन भारतीय साहित्य में पद्मा सचदेव का नाम एक विशिष्ट पहचान बन चुका है। अपने सराहनीय साहित्यिक योगदान और प्रतिभा के बलबूते वे अपने जीते जी उस ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाएं जो प्रत्येक गंभीर कलाकार का सपना होता है। डोगरी में आधुनिक साहित्य के पुरोधा प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री पद्मा जी की विशिष्ट सृजनात्मक प्रतिभा के कारण उन्हें साधिका बिटिया कहा करते थे। इन्हीं पद्मा जी ने पद्मा का इन्हीं पद्मा जी ने डोगरी संस्था के मंच पर किशोरावस्था में अपनी आरंभिक कविताएं लेकर जब झिझकते हुए प्रवेश किया था तो एक गोष्ठी में वरिष्ठ कवि दीनूभाई पंत जी ने कहा था, पद्मा का डोगरी साहित्य में उभरना एक ऐतिहासिक घटना है। हमारी भूमि पर लोक कवित्रियाँ तो बहुत हैं, किंतु पद्मा सूने साहित्याकाश में चमकने वाला साहित्य का एकमात्र ध्रुव तारा है। पद्मा जी की सुलक्षणा कलम से सृजित कविताओं पर निरंतर प्रशंसा की पुष्प वर्षा होती रही। इसी लोकप्रियता को सराहते हुए 20वीं सदी के 5वें-6वें दशक के अति लोकप्रिय कवि परमानंद अलमस्त ने अपने उद्गार प्रकट करते हुए कहा था, पद्मा जी की कविता में डोगरा लोकमानस की नब्ज धड़कती प्रतीत होती है। उनकी लिखी 2 भेंटें सुनकर मेरे हृदय में सहज उभरा कि कश्मीर की मनस्विनी कवित्री लल दिद ने डोगरा भूमि पर जन्म ले लिया है। उनके इस सहज उद्गारों पर लेख की जमघट में खूब तालियां बजीं, किंतु तब से एक परंपरा सी चल पड़ी कि पद्मा जी के लेखन की सराहना हेतु लोग उन्हें डोगरी की लल दिद भी कहकर संबोधित करने लगे। बाद के वर्षों में पंजाबी की सुप्रसिद्ध लेखिका अजीत कौर ने उन्हें हब्बा खतून कहकर संबोधित किया। स्वभाव और संस्कारों के कारण पद्मा सचदेव अध्यात्म की रुचि रखती थीं। डोगरा कन्याओं की लोकप्रिय गायन विधा भेंट में भी उन्होंने अपने मनोभाव प्रकट किए, तथापि वे मूल रूप से धार्मिक विषयों की कम किंतु दैनंदिन सरोकारों की प्रमुख अनुगामी दिखाई पड़ती हैं। काव्य में निरंतर योगदान और उपलब्धियों के चलते उन्हें डोगरी के लेखकों एवं पाठकों का सम्मान निरंतर मिलता रहा और उन पर मान सम्मानों की वर्षा भी होती रही। साहित्यिक योगदान के फलस्वरूप उन्हें पहला महत्वपूर्ण पुरस्कार उनकी डोगरी कविताओं के संग्रह पर 1971 ईस्वी में मिला। तदुपरांत साहित्य सृजन जारी रहा। तब 48 वर्षों के पश्चात
2019 में उन्हें साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान महत्तर सदस्यता से सम्मानित किया गया। देखिए 48 वर्षों का उनका सफर है जिसमें उन्होंने अपना जीवन बनाया है साहित्यकार, लेखिका का, कवित्री के तौर पर। और वो ऐसा है कि जिससे हमारा सबका, खाली स्त्री वर्ग का नहीं, सब पुरुषों का विषय बहुत सम्मान से ऊंचा होता है। दिल बहुत सराहना करता है कि देखिए हमारे जो लोग, हमारा जो पुरुष वर्ग नहीं कर सका उसे पद्मा जी ने किया है। डोगरी की युग प्रवर्तक लेखिका पद्मा जी ने अपने लेखन की उड़ान डोगरी भाषा से आरंभ की थी, किंतु आगे चलकर प्रकाशन के हिंदी माध्यमों की मांग पर उन्होंने हिंदी में भी लेखनी को भांजना आरंभ किया। इसमें उन्हें अजहद सफलता और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वे एक भाषी से द्विभाषिणी लेखिका के रूप में प्रसिद्धि के आकाश को छूने लगी। पद्मा सचदेव का जीवन दर्शन और साहित्य चिंतन उदारता और परोपकार के भावों से सन्निविष्ट था। जीवन की परिभाषा करते हुए वे कहती हैं कि जैसे चेहरे पर तिल होता है, जीवन के बारे में कह रही हैं वो, कि जैसे चेहरे पर तिल होता है उसी तरह पृथ्वी के ग्रह के मुखमंडल पर जीवन मौजूद है। जीवन का पर्यायवाची हृदय की धड़कन है। जीवन सदा फलता फूलता रहे, ये सकारात्मकता की महक बिखेरता रहे। इस महक पर कोई कभी बंदिश ना लगे। एक रुबाई में उनका ये भाव इस तरह उन्होंने व्यक्त किए हैं। जिंदगी धरती के ऊपर मिल गई, जिंदगी धरती के ऊपर तिल कोई, घोंसले में धड़कता है दिल कोई, खिलते फूलों को नजर ना लगे, ना रखो सुगंधों पर सिल कोई। सिलसिला के लिए कहा उन्होंने। स्मरणीय तथ्य है कि परिमाण की दृष्टि से उन्होंने जितना डोगरी में लिखा है लगभग उतना ही हिंदी में भी लिखा। हिंदी में अलबत्ता उनका योगदान कहानी, उपन्यास तथा यात्रा साहित्य के अलावा जीवनी और आत्मकथा के रूप में भी सामने आया। साक्षात्कार विधा में भी उन्होंने बहुमूल्य पुस्तकें दी। उन्होंने हिंदी फिल्मों में गीत लिखने का प्रयास भी किया, किंतु ये अध्यवसाय उन्हें रास न आया। बहरहाल उन्होंने मातृभाषा डोगरी के साथ साथ हिंदी में भी उच्च कोटि के साहित्य का प्रणयन किया। डोगरी में तो उनके योगदान के चलते उन्हें युग प्रवर्तक की संज्ञा से अभेद किया जाता है। इस महान लेखिका के सर्वतोमुखी योगदान का प्रभाव डोगरी के समग्र विकास पर पड़ा। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि आने वाला समय उन्हें युग पुरुष की संज्ञा से याद रखेगा। रचनात्मकता के 48 वर्षों के इस विहंगम विलक्षण सफर में लेखिका का जीवन 2 मुख्य उद्देश्यों के प्रति समर्पित रहा। वो थे, नंबर 1, डोगरी साहित्य विशेषता कविता विधा की समृद्धि पथ पर ले जाना। इस संकल्प के चलते उन्होंने स्तरीय रचनाओं द्वारा डोगरी साहित्य की गोद भरी और युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। नंबर 2, डोगरी भाषा को संविधान की धारा 8 में स्थान दिलाने के लिए सदैव सक्रिय रहना। इस महती उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने न केवल जम्मू कश्मीर में इस निमित्त आंदोलन को प्रोत्साहित किया, अपितु सत्ता के केंद्र दिल्ली में भी उच्चासीन सरकारी नेताओं तक अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचाई। समाहार, इसे डोगरी का दुर्भाग्य कहें कि अपने प्रत्येक श्वास में डोगरी का राग अलापने वाली वह सुविख्यात विभूति हमसे बिछड़ चुकी है। सारा डुग्गर उन्हें अनेक विशेषणों से स्मरण किया करता था। कभी वे लल जद कहलाई, कभी हब्बा खतून, कभी युग प्रवर्तक तो कभी युग पुरुष। किंतु हमारा संतप्त हृदय पद्मा बहन के महत्व एवं योगदान को एक ही उक्ति में बखानना उचित मानता है। वह उक्ति है, ना भूतो ना भविष्यति। अर्थात डोगरी में आज ना तो उनके स्तर का कोई साहित्यिक प्रतिभा है और ना निकट भविष्य में कोई उनकी बुलंदी तक पहुंच पाएगा, इस बात की संभावना ही है। जैसे कि ऊपर जिक्र आया, पद्मा सचदेव डोगरी भाषा की संवैधानिक मान्यता के लिए चिंतित भी थीं और प्रयासरत भी। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु चलाए गए आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। एक बार इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा था, जब मैं मर जाऊं तो मुझे इन शब्दों से याद रखना कि डोगरी की संवैधानिक मान्यता के लिए हाथों में कटोरा, जिसे हम डोगरी में ठूठा कहते हैं, उन्होंने ठूठा बोला था, हाथों में कटोरा थाम कर दर बदर की भीख मांगने वाला एक शख्स मर गया। इन शब्दों में कवित्री के हृदय में भाषा के प्रति ईमानदारी एवं समर्पण भाव के दर्शन होते हैं।
हमें आशा है ये शब्द उनकी जीवन गाथा में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही विस्तार से आपने पद्मा जी के 48 वर्षों के जीवन को समेटा और न सिर्फ संस्मरणात्मक बल्कि विश्लेषण करते हुए पूरे उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को हमारे सामने रखा। ये साहित्य अकादमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि आदरणीय ओम गोस्वामी जी ने पद्मा सचदेव इसका संचयन का संपादन किया है और वो मुद्रण की प्रक्रिया में है। शीघ्र ही एक हफ्ते 10 दिन के भीतर वो प्रकाशित होने वाली है पुस्तक। हम उसके लिए भी आपके बहुत आभारी हैं, जिसमें आप पद्मा जी के पूरे रचना संसार से चुनी हुई रचनाओं को पढ़ सकेंगे। मैं अब इस सत्र के सम्मानित अध्यक्ष बीज वक्तव्य देने के लिए पधारे विजय जी, मोहन सिंह जी और डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। ये सत्र यहाँ संपन्न होता है और आप सभी चाय पर आमंत्रित हैं। उसके बाद चाय पीने के बाद आप लोग समय पर आ जाएं। 3:30 पे हमने सोचा है कि अगला सत्र हम शुरू कर पाएंगे। आप 10 मिनट चाय पी करके आ जाएं। अगले सत्र की अध्यक्षता नीलम सरीन जी करेंगी और सरिता खजूरिया जी पद्मा सचदेव की कविता पर और सुषमा चौधरी जी पद्मा सचदेव की कहानियों और उपन्यास पर अपने आलेख प्रस्तुत करेंगे। आप सभी चाय पी करके